हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं रोहित धीमान और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले ये जो इसमें शब्द आया है चर, इसके बारे में जानते हैं कि चर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन लिखकर बताई है चर की। वे राशियाँ जिनका मान स्थिति के अनुसार बदल सकता है चर कहलाती हैं। अब पहचान क्या है इनकी? एक्स वाई जेड डब्ल्यू आदि ये सभी चर होते हैं। इनका मान स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। यहां जैसे हमें कहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम जानते हैं कि ये रैखिक क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है या 1 होती है, रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं x+1 या फिर x+y-1 इक्वल्स टू 0, तो ये सभी क्या है? रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण हैं। अब यहां पर युग्म कहा गया है। युग्म का मतलब तो दो समीकरणें होंगी। तो अब हम समझते हैं रैखिक समीकरण में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से पहचाना जाएगा। देखिए, दो चर होंगे, इसका मतलब x और y होंगे या फिर s और t हो सकते हैं, बस दो चर होंगे। तो इस प्रकार की जहां भी समीकरणें आप देखोगे x+y=10 और दो दो समीकरणें होंगी जोड़ों में 2x+y=5। तो इस तरह का जोड़ा जहां पर आप देखोगे, समझ लीजिए वो रैखिक समीकरण युग्म से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कि इसको देखकर ही केवल पहचान सकते हैं, इसमें कंडीशंस भी लगी हुई होती हैं। उन कंडीशंस के बेस पर भी हम देखकर पहचानते हैं कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल से समझा देता हूं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की हमें जरूरत कब पड़ती है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैथ जिंदगी में कहीं काम नहीं आता, a+b² कहाँ काम आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैथ सबसे ज़्यादा व्यावहारिक होता है, सबसे अधिक व्यावहारिक मैथ होता है और सबसे अधिक काम आता है मैथ हमारे। तो देखिए कैसे हम डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं, उसका एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है, ऐसा मान लीजिए कोई लड़की है, एक्स एक लड़की है। अब भाई लड़की है तो इसको शॉपिंग का शौक होगा, क्योंकि लड़कियां शॉपिंग को बहुत पसंद करती हैं। तो ये शॉप करने जाती है, मार्केट में जाती है और ये कुछ पैंट खरीदती है और कुछ स्कर्ट खरीदती है। पैंट और स्कर्ट खरीदती है ये, ठीक है। तो इसने इसको जो एक पैंट है, एक पैंट इसको मान लीजिए, एक पैंट इसको 400 रुपये में मिल रही है और एक स्कर्ट इसको मान लीजिए 150 रुपये में मिल रही है। और इसके पास कुल 2400 रुपये हैं, ऐसा मान लीजिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कितनी पैंट खरीदेगी और कितनी स्कर्ट खरीदेगी? ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए तो यहां बच्चों काम आता है मैथ, और मैथ का यहां पर कॉन्सेप्ट लगता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। कैसे लगता है? हम ऐसे कह देते हैं कि माना उसने एक्स पैंट खरीदी है और उसने वाई स्कर्ट खरीदी है, ठीक है, और दो दो कंडीशन साथ में दी जाती हैं। यह मैंने एक ही कंडीशन से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर एक्स पैंट खरीदी उसने, वाई स्कर्ट खरीदी, तो एक्स पैंट की कीमत हो गई 400x और वाई पैंट की कीमत हो गई 150y।
इन दोनों को जोड़कर उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया इन्हीं कपड़ों को खरीदने पर, दैट मीन्स ये 2400 के बराबर है। इस प्रकार से एक समीकरण बनेगी, दूसरी कंडीशन से दूसरी समीकरण बनेगी, और दोनों को हल करके हम x और y के मान निकाल कर बता सकते हैं कि उस लड़की ने कितनी पैंट खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी है। समझ गए? अब चलिए बिना देरी किए एक्सरसाइज पर चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें फेस करने हैं इस चैप्टर में। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं। लीजिए और ध्यान से पढ़िए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? भाई मनोरंजक तो है, क्योंकि मैथ मनोरंजक होता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फिर से एक बार बता देता हूं, 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफताब तुमसे यानी अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो फिलहाल ये नहीं पता हमें कि आफताब की उम्र क्या है और उसकी बेटी की उम्र क्या है। तो मान लेते हैं हम, माना आफताब तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है। ठीक है, ये मान लिया हमने कि आफताब तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रम से x वर्ष और y वर्ष है। तब प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, 2 शर्त है ना यहां पर, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में देखिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको A to Z एक एक अक्षर लिखकर समझा रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में हम ये हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले तो हमें 7 वर्ष पहले सोचना होगा, 7 वर्ष पहले आफताब कितनी आयु का था और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री कितनी आयु की थी। तो फिलहाल ये हम हटाते हैं यहाँ पर, प्रथम शर्तानुसार बाद में लिखेंगे। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की आयु, आप अपनी आयु को लेकर अपना उदाहरण मानकर चलें। मान लीजिए आप अभी 12 साल के हैं या आप अभी 16 साल के हैं और 7 साल पहले आप कितने साल के थे? तो आप कहेंगे सर 16 में से 7 को माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा हम उतने ही साल के थे। तो अगर बात की जाए पूर्व की, तो अभी जो भी आयु दी गई है आफताब की, वो आयु हमने x मानी है, अभी की आयु, वर्तमान आयु, इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो 7 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगी। 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी ये भी ज्ञात करते हैं। पुत्री की आयु 7 वर्ष बाद उसकी 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, अभी उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है तो y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। क्लियर? अब हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त कहती है कि आफताब जो है ना, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, ठीक है लिख देते हैं यहां पर, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर है 7 गुना 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु।
ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको A to Z लिख कर बता रहा हूँ, नहीं तो आपको इस तरह से अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना है आपको। 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। अब देखो भाई, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर 7 गुना 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितनी आयु का था? x-7 वर्ष का था। तो यहाँ हमने x-7 वर्ष रख दिया। 7 गुना उसकी पुत्री कितने साल की थी? y-7 साल की थी, 7 साल पहले। ठीक है, समझ गए इस स्थिति को? या अब हम इसका एक रैखिक समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। इस 7 को मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों पदों के साथ, तो 7y-7 हो जाएंगे। ठीक है, इस 7y वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, तो ये इधर आकर माइनस का बन जाएगा। और इस -7 वाले टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, ये इधर जाकर प्लस का बन जाएगा। तो ये -49 + 7 हो जाएगा। या हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, x-7y = यहाँ कितने बचेंगे? -42 बचेंगे। या फिर हम इस 42 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो x-7y इधर आकर ये 42 प्लस का हो जाएगा बराबर 0। या आप चाहे तो ऊपर भी छोड़ सकते हैं, तो ऊपर ही छोड़ लीजिए फिलहाल, क्योंकि हमारे लिए ठीक भी वही रहेगा। इसको समीकरण 1 कह लीजिए और इस समीकरण को आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, या बॉक्स में बंद करेंगे आंसर को। ठीक है, इसे समीकरण 1 कहकर छोड़ दीजिए। अभी सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। देखो, सेकंड कंडीशन आपको यहां से पढ़वाता हूं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद की बात हो रही है भाई, फिलहाल से। तो फिलहाल से 3 वर्ष बाद की बात ही हम करेंगे अपने क्वेश्चन में। अब से 3 वर्ष बाद, अगर आप अभी 16 साल के हैं तो 3 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? तो आप क्या करेंगे, 16 में 3 को जोड़ देंगे, यानी 19 साल के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ अब से 3 साल बाद आफताब की आयु हो जाएगी, 3 जोड़ देंगे इसकी पहली आयु में, यानी वर्तमान आयु में। आफताब की आयु हो जाएगी x+3। पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। ठीक है, ये वर्षों में आयु है, वर्ष। अब द्वितीय शर्त लगेगी, दूसरी शर्त भी दी है ना, द्वितीय शर्तानुसार। शर्त देखते हैं, फिर से एक बार नजर घुमाते हैं शर्त पर। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब हम हिंदी को नहीं लिखेंगे, आफताब की आयु लिखो, x+3 है। ये अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो 3 गुना उसकी पुत्री की आयु लिखो, y+3 है। इस तरह से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x+3 बराबर, गुणा कराओ 3 की ब्रैकेट में, तो 3y+9 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को इधर ले आओ और इस 3y को इधर ले आओ। x-3y बराबर 9-3 हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से एक समीकरण प्राप्त करेंगे, x-3y बराबर 6। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 स्थिति के बीजगणितीय हल हैं। यहाँ हमें कहा था ना क्वेश्चन में, देख लीजिए कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो समीकरण 1 व 2 स्थिति के बीजगणितीय निरूपण है, निरूपण है। और के को हटाकर यहां हमें का लगाना होगा।
स्थिति का बीजगणितीय निरूपण है। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे और आंसर लिखेंगे फर्स्ट। अभी हमें इसका ग्राफीय निरूपण भी करना है। ग्राफीय निरूपण के लिए हम दोनों समीकरणों को यहां नीचे लिख लेते हैं साइड बाय साइड। इधर लिख देता हूं x-3y=6 और इधर लिख देता हूं क्या समीकरण आई थी हमारे पास, x-7y=-42। x-7y=-42। ठीक है। अब हम यहां इनकी टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाएंगे। हमें लेने हैं इसमें तीन वैल्यू और इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। देखो, यहां मैंने लिख लिया x, यहां मैंने लिख लिया y। ठीक है, यहां लिख लिया x, यहां लिख लिया y। अब x और y के दो दो मान चाहिए हमें जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हों। कैसे ज्ञात करते हैं, यहां x के स्थान पर यहां पर 0 रख दीजिए पहले। तो यहां 0 रख दिया, -7y हो गया =42 हो गया। 0 को लिखो या ना लिखो, तो यहां माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, ये जो यहां माइनस आ रहा था, और 7 से 42 कट जाएगा 6 बार। तो जब हमने x का वैल्यू रखा 0 तो y का वैल्यू मिला है 6। अब हम क्या करते हैं, 0 है, अब इसको हटा देते हैं। अब हम y के स्थान पर 0 रख देते हैं। देखिए, जब y के स्थान पर 0 रखेंगे ना, अच्छा y के स्थान पर 0 रखने पर ये -42 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो y को हम 0 अगर रखें तो ये -42 आ जाएगा, जो कि बड़ी संख्या है। इसको हमें छोटा करना है। कैसे छोटा कर सकते हैं, y के स्थान पर अगर मैं 2 रख दूँ तो यहाँ 14 हो जाएगा, 3 रख दूँ तो 7 या 21 हो जाएगा, तो 3 रख दें यहाँ पर, और 4 रख दे तो 28 हो जाएगा। 4 रख देता हूं मैं y के स्थान पर। ठीक है, तो y के स्थान पर 4 रखने पर ये x-7 गुणा 4 बराबर 42 आ गया माइनस का, या फिर x बराबर हो जाएगा, देखिए यहां से 28 बना, ये इधर जाकर इसमें जुड़ जाएगा, तो -42 + 28। अब इनको घटा दीजिए, 12 में से 8 गए, 4 बच जाएंगे, 3 में से 2 गया, 1 बच जाएगा। अभी ये 14 बच रहा है। इसको हम और भी छोटा कर सकते थे। कैसे, अगर हम यहाँ पर 5 रख लेते, तो रख दूँ यहाँ पर 5। देखिए 5 रखकर इसको और भी छोटा वैल्यू बना सकते हैं। यहाँ पर 5 रख देता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने रख दिया 5, फिर ये 7 पंजे 35 हो गया, इधर आकर 35 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 14 हटा देते हैं, 35 जुड़ गया। तो अब 42 में से 35 को घटाओ, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे भाई, 7 बचेंगे ना माइनस के। तो अगर हम y को 0 ले रहे हैं तो x-7 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये पार्ट इसका अलग से है, ये कैलकुलेशन है, इसको हटा देंगे बाद में, ये रफ है। देखो अब यहाँ आ जाओ इस समीकरण पे, यहाँ x का वैल्यू 0 रख देता हूँ। तो अगर मैंने x का वैल्यू 0 रख दिया तो -3y = 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 से 6 को 2 बार काट देंगे, माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे, तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ -2 आ गया, -2। चलिए अब दूसरा वैल्यू फाइंड करते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम ले लेते हैं y को 0। y को जब 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x-0 = 6 बचेगा, या फिर x = 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब बारी आती है ग्राफ बनाने की, ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिएगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वन मिनट। जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम खींच चुके हैं। अब हमें इस पर डिनोट करने होंगे नंबर्स। यहाँ कितना आया था भाई? 6 आया था ना, यहाँ पर 6 आया था टेबल में, यहाँ पर 6 आया था। अब देखिए मैक्सिमम नंबर x में कितना है? 6 है। और मैक्सिमम नंबर y में कितना है? y में भी मैक्सिमम नंबर 6 ही है। और इसमें x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना क्या होगा? इसको पीछे बढ़ाना होगा। अरे भाई, इस लाइन को पीछे भी बढ़ाना होगा और इसी लाइन को नीचे भी बढ़ाना होगा। ठीक है। अब हम इस पे नंबरिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं नंबरिंग? यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये जो मैं यहाँ पर गैप ले रहा हूँ ये सब में सेम होना चाहिए। सब में सेम यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का आप इसको ले सकते हो गैप को। ठीक है। इसी प्रकार से नेगेटिव एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ -7 लिख देते हैं। और वाई एक्स पर -1 -2 -3। ठीक है। अब जो पहला बिंदु है हमारे पास ये 0 6, इसको डिनोट करते हैं। 0 6 होने का मतलब है एक्स एक्स पर नहीं जाना है, 0 पर ही रहना है। और वाई का वैल्यू 6 होने का मतलब ऊपर जाना है। यहाँ पर ये वाई होता है, ये एक्स होता है इधर। तो ये है हमारे पास 0 6। ठीक है। इसके बाद -7 और 0 है दूसरा बिंदु। तो -7 किधर है? एक्स का वैल्यू ये है। और 0 का मतलब वाई 0 होने का मतलब ना तो ऊपर जाना है और ना ही नीचे जाना है। तो ये जो लाइन आएगी इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर, इसको और इसको, ये इसका ग्राफ होगा लाइन का। ठीक है। तो लाइन खींच लेते हैं। ये ग्राफ है इसका। इसके ऊपर समीकरण लिख देते हैं। क्या समीकरण था? x -7y = -42। इस बिंदु को देखो 0 और -2 को, कहाँ पर होगा ये? x के स्थान पर 0 आना चाहिए और y के स्थान पर -2। तो y -2 तो यहाँ है और x 0 का मतलब ना इधर जाना है ना इधर। दूसरा पॉइंट है 0 और 6। 0 और 6 तो ये है ना, 6 और 0, 6 और 0। तो y x एक्स पर 6 ये है और y एक्स पर 0, ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, 0 यहीं पर होता है। ठीक है। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। नहीं खींची लाइन, 1 मिनट। तो इस तरह से लाइन खींच जाएगी और ये स्थिति का ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। ठीक है। आती है बात समझ में? लिख देंगे यहां पर यह है स्थिति का ग्राफीय निरूपण है। ठीक है।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमें नहीं पता कि एक गेंद कितने की है और एक बल्ला कितने का है, तो हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत क्रमशः x रुपये व y रुपये है। तब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या है, देखिए 3900 रुपये टोटल खर्च किया उसने, लिख लेते हैं इधर 3900। इस 3900 रुपये में उसने 3 बल्ले खरीदे। एक बल्ला x रुपये में मिल रहा है, तो 3 बल्ले 3x रुपये में मिलेंगे। और उसने 6 गेंदें खरीदी, एक गेंद y रुपये में मिल रही है, तो 6 गेंदें 6y रुपये में मिलेंगी। और ये जो टोटल उसने खरीदारी करी है, इस टोटल खरीदारी को जोड़कर रुपये 3900 उसने खर्च किया है। तो ये समीकरण 1 बन गई है। या अभी रुके, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 3, या 3 से भाग कर सकते हैं। इस पूरी समीकरण को 3 से भाग कर दीजिए, 3 एकम 3 तो x आ जाएगा खाली, 3 दूनी 6 तो 2y आ जाएगा। और इधर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 0, ये समीकरण 1 आ गई। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो रहा है यहां पर चेक करते हैं। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में उसने एक बल्ला खरीदा और 3 गेंदें खरीदी और 1300 रुपये दिए। तो एक बल्ला खरीदने का कितना लगेगा, x रुपये लगेगा, क्योंकि एक बल्ले की कीमत हमने मानी ही x रुपये है। 3 गेंदें खरीदने का कितना लगेगा, 3y लगेगा। और ये टोटल जो पैसे उसने खर्च किए हैं, ये किए हैं 1300 रुपये। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, पहला आंसर आ चुका है। हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 स्थिति के बीजगणितीय निरूपण है। समीकरण 1 व 2 स्थिति के बीजगणितीय निरूपण है। ठीक है, बॉक्स में बंद करके आंसर लिख देंगे। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। उसके लिए दोनों समीकरणों को लिखना होगा नीचे साइड बाय साइड। तो ये हो गई हमारी पहली समीकरण, x प्लस 2y बराबर 1300। और ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, इनको संतुष्ट करने वाले दो मान ज्ञात करने होंगे हमें। थोड़ा ऊपर चलिए, नीचे ही कैलकुलेशन करेंगे। यहां x लिख दो, यहां y लिख दो, इधर भी यहां x लिख दो, यहां y लिख दो। अब देखो, अगर आप x को 0 ले लेते हो इस समीकरण में, अगर आप x को 0 ले लेते हो तो x तो आपने 0 लिख दिया, प्लस 2y एज इट इज रहा, बराबर 1300 हो गया।
अब इस 2 से 1300 को भाग करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 650 आ जाएगा ना, है ना। 600 दूनी 1200, 50 और 50 100, 1300 हो गए। तो अगर आप x को 0 ले रहे हो तो y का वैल्यू 650 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस y को ही 0 ले लेते हो तो इस समीकरण में देखिएगा सामने, यहां सामने देखिए, अगर इसमें आप y को 0 ले लो तो ये दूसरा पद तो 0 हो गया, तो बराबर 1300 हो जाएगा। और यहां से x का वैल्यू हम 1300 लिख सकते हैं, x का वैल्यू 1300 हो गया। अब ये रफ कैलकुलेशन हटा देते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाइए दूसरी समीकरण में। अगर x को 0 ले लूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 1300 को 3 से भाग करके मिलेगा। अब भाग कराओ तो भाई 3 चौक 12, 1 बच जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा, 3 तिया 9 और 3, तो ये आ जाएगा 433.3। ठीक है, और अगर y को 0 ले लूं तो x कितना आ जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गया, x सीधा ही 1300 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1300 आ जाएगा। रफ कैलकुलेशन को फिर से हटा देते हैं। अब हम इनका ग्राफ खींचेंगे। देखिए, एक तो कोई भी वैल्यू हमने माइनस की नहीं ली है, तो ग्राफ एल टाइप का चल जाएगा। एल टाइप का ग्राफ बनाएंगे यहां पर। लीजिए, ये ग्राफ हो गया। अब यहां मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कितनी है, 1300 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है यहां पर, मिनिमम वैल्यू 433 है। तो हम 100 के अंतराल ले लें। यहाँ 0 हो गया, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो यहाँ कहीं 1300 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो गया, ये 500 हो जाएगा, ये 600 हो गया, ये 700 हो जाएगा, ये 800 हो गया, ये 900 हो जाएगा, ये 1000 हो गया, ये 1100 हो जाएगा, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दूं, ये 1200 हो गया, ये 1300 हो जाएगा। पहला बिंदु है 0 और 1300। 0 और 1300 कहाँ पर है भाई, x पर 0 का मतलब है, x पर 0 का मतलब है इधर तो जाना ही नहीं है, इस साइड पे। y का वैल्यू 650 है इस पहले बिंदु के लिए, तो 650 कहाँ होगा, ये 500 है, ये 600 है, तो 650 यहाँ होगा। तो पहला बिंदु ये है, लिख भी देता हूँ यहाँ 0 650। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, x पर 1300, यहाँ है x पर 1300, और y पर 0 होने का मतलब है ऊपर जाना ही नहीं है, तो ये 1300 और 0 हो गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ये लाइन ही इसका ग्राफ होगी। ठीक है, तो इस पर लिख देते हैं, ये कौन सी समीकरण आई है हमारे पास, x + 2y = 1300 है, ये इसका ग्राफ है। दूसरा हम देखते हैं, इस दूसरे टेबल में आ जाइए। इसमें x का वैल्यू पहले 0 है, y का वैल्यू 433 है, तो 300 तो यहाँ है, 400 ये था, और 33 होने का मतलब है 450, और इसके बीच में कहीं होगा, तो ये पॉइंट है कोई हमारा, ये वाला पॉइंट है, अरे यार ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो आप चाहे तो उस पर लिख भी सकते हैं 0 433.3, ये पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट वही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1300 और 0,
तो इन दोनों को मिलाकर फिर लाइन ड्रॉ करनी है। ये कौन सी समीकरण आई है, लिख देते हैं इस पर। ये आई है x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये ग्राफीय निरूपण हो गया स्थिति का। तो इस प्रकार से हम बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण दर्शाते चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिएगा। कहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने को आपसे बोला है। मान लेते हैं कि 1 किलो सेब प्रेजेंट में कितने रुपए का मिल रहा है, x रुपए का मिल रहा है, और 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर, यहां सेब नहीं लिखा हमने, लिखते हैं भाई 1 किलो सेब x रुपए का, 1 किलो अंगूर y रुपए का। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितने रुपए में, 160 रुपए में। तो भाई 2 किलो सेब कितने रुपए में आएंगे, जबकि 1 किलो सेब x रुपए में आ रहे हैं, तो 2 किलो सेब 2x रुपए में आएंगे। 1 किलो अंगूर y रुपए में ला रहे हैं हम, और इनके लिए टोटल हम 160 रुपए दे रहे हैं विक्रेता को। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपसे बोला है कि 4 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपए में आते हैं। तो 4 किलो सेब 4x रुपए में आएंगे, क्योंकि 1 किलो सेब x रुपए में आ रहे हैं, और 2 किलो अंगूर 2y रुपए में आएंगे। तो इस तरह से आपको 300 रुपए देने होंगे। या फिर इस समीकरण से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2x हो गए, प्लस 2 ही कम 2, 1y हो गया, और बराबर 300 आ गया। 2 से इस 300 को काटकर 150 आ जाएगा। या हम समीकरण को लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 150। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समझ आई बात। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम ठीक पहले की तरह समीकरण 1 व 2 स्थिति के बीजगणितीय निरूपण है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, बॉक्स क्रिएट कीजिए और आंसर लिख दीजिए। इसके बाद दोनों समीकरण को साइड बाय साइड लिख लीजिए। पहला समीकरण क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरा समीकरण क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 150। दोनों के लिए टेबल बनाते हैं। x और y लिख लिया, यहां भी x और y लिख लिया। अब देखिए इस समीकरण में x के स्थान पर अगर मैं 0 लिख दूं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। और अगर y के स्थान पर 0 लिख दूं
तो ये 2 इधर जाकर 160 को भाग करेगा तो कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। समझ गए? अच्छा जी, अब इधर आ जाइए दूसरी समीकरण पर। यहाँ x का वैल्यू 0 लिख दूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू सीधे ही किसके बराबर हो जाएगा? 150 के। 150 आ गया। अब अगर y का 0 लिख दूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये 2 इधर जाकर 150 को भाग लगाएगा तो कितना आएगा? 75। यहाँ आ जाएगा 0। समझ गए बात को? अब हम ग्राफ खींचते हैं। कोई भी वैल्यू यहाँ निगेटिव नहीं आई है, और जब निगेटिव वैल्यू नहीं आती है तो हम ग्राफ को एल टाइप का बना सकते हैं। तो ग्राफ को बनाते हैं एल टाइप का। लीजिए, वैल्यू देखिए मैक्सिमम कहाँ तक गई हैं? 160 तक गई हैं, और मिनिमम कहाँ तक गई हैं? 75 तक गई हैं। तो किस प्रकार के हमें आंकड़े लेने पड़ेंगे ये सोचना है पहले। यहाँ पर आप 20-20 के अंतराल ले सकते हो। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, माफ़ी चाहूँगा, 110 120 कहाँ से ले लिया भाई मैंने? 120 लिया जाएगा। यहाँ 120, यहाँ 140, यहाँ 100, ये गैप ज़्यादा हो गया, 160। ये गैप इक्वल होने चाहिए भाई, ये गैप जो ले रहा हूँ ना मैं, ये इक्वल होने चाहिए डिस्टेंस में। ठीक है, इधर भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। अब बारी आती है पहला बिंदु डिनोट करने की, 0, 160। तो 0, 160 कहाँ होगा? x के स्थान पर 0 होने का मतलब है इधर जाना नहीं है, और y के स्थान पर 160 होने का मतलब है ये बिंदु है 0, 160। x का वैल्यू 80 कहाँ है? यहाँ है, और 0 y का वैल्यू है, इसका मतलब ऊपर नीचे कहीं जाना नहीं है। अब लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करते हैं। 80 और 160 से जाती हुई तो ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब इधर आ जाइए इस वाली टेबल पर। इस वाली टेबल में देखिए करना क्या है। 0, 150 बिंदु डिनोट करना है पहले। x का मतलब 0 इधर जाना नहीं है, 150 y अक्ष पर ढूंढना है। कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं 0, 150, और x पर 75 है, y अक्ष पर 0 है, दैट मीन्स ये बिंदु है। यहाँ लिख दो 0, 1 मिनट, 75, 0। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ कीजिए। यार 1 मिनट। तो इस तरह से कुछ समांतर रेखाएं आएंगी यहाँ पर, 2 समांतर रेखाएं, और ये इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। यहाँ आप इनके ऊपर इनकी समीकरणें लिख दीजिएगा। जैसे इसकी समीकरण है 2x + y बराबर 160, और इसकी समीकरण है 2x प्लस, यहाँ तो 150 था ना, 1 मिनट, ये था 150 और ये था 160। इस वाली समीकरण का 2x + y बराबर 160, ये क्या हो गया? अभीष्ट ग्राफीय निरूपण हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज हो जाती है
कंप्लीट। पीडीएफ चाहिए क्लास के बाद तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो और प्रीवियस जितनी भी वीडियो क्लास 9th की बन चुकी हैं, कि जितनी भी क्लासेस ली जा चुकी हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। कल दोबारा क्लास लेने के लिए मिलते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।